दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल राग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो इंग्लिश है 100 मार्क्स का, उसके सेकंड चैप्टर भारत इज़ माई होम को। तो आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है, जिससे क्या हो आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप क्या करो, हमसे कमेंट द्वारा पूछ लिया करो। तो देखिए, हम चैप्टर स्टार्ट करिए। इससे पहले हम क्या करते हैं कि जो ऑथर हैं इसके, उनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न ऑन 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद। आप देखो इनके ऑथर कौन है, तो जाकिर हुसैन है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में। और कब, तो 8 फरवरी 1897 को। एंड डेड ऑन 3 मई 1969। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और आपको पता होगा कि ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। आप देखो ये भारत के राष्ट्रपति कब बने, तो 1967 को ये भारत के राष्ट्रपति बने। आप देखो अर्लियर ही हैज सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। और इससे पहले ये क्या थे, भारत के राज्यपाल हुआ करते थे, बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए। आप देखो भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गिव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब क्या है, जब इनको पद मिला प्रेसिडेंट का यानी राष्ट्रपति का, तब उस वक्त उन्होंने जो भाषण दिया था ना, वही है हमारा ये चैप्टर भारत इज़ माई होम। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि ये चैप्टर क्या है, जैसे हमारा जो पहले वाला चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो एक एस्से है, उसी तरह ये जो चैप्टर है आपका भारत इज़ माई होम, ये एक स्पीच है। तो ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये इन्होंने कब क्या किया, प्रेसिडेंट का पद लिया या फिर गवर्नर थे इससे पहले, ये सब आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ के गवर्नर है। तो ये सब आप अच्छे से याद कर लेना। अब हम पैराग्राफ में आते हैं। ये भी चैप्टर आपका क्या है, पैराग्राफ में बटा हुआ है, जो कि 8 या 9 पैराग्राफ में है। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं कि आई मस्ट कॉन्फेस डैट, मैं यह अवश्य मानता हूँ कि। आप देखो ये स्पीच है तो वो इसी तरीके से लिखा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैं ये अवश्य मानता हूँ कि आई एम ओवरवेलमेड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन माई बाय इलेक्टिंग मी टू हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। मतलब क्या है कि जनता ने जो मुझे इस अति उच्च पद के लिए चुना और विश्वास दिखाया, मैं उससे घबराया हुआ हूँ। आप देखो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या है, राष्ट्रपति का पद मिल रहा है। ये भारत का सबसे ऊंचा पद होता है। तो कोई को भी जब वहाँ पे जाने की चांस मिलेगा, है ना, तो आप देखो उनमें थोड़ा सा डर तो आएगा ही, क्योंकि ये क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पर होती है। तो इसलिए क्या है कि ये थोड़े से घबराए हुए हैं। फिर पैराग्राफ सेकंड में है कि डॉक्टर राधा कृष्णन प्राउड टू द प्रेसिडेंटी ऑफ अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रियली टू बी फाउंड एनीवेयर। मतलब जो डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति के लिए एक मानसिक उपकरण, एक हद तक उन्मूलन और अनुभव के धन को शायद ही कहीं पाया हो। अब यहाँ पे जो डॉक्टर राधा कृष्णन का बात किया गया है ना, आपको पता होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले ये भारत के राष्ट्रपति थे। तो वो क्या है, अब उन्हें चुना गया राष्ट्रपति पद के लिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि जो राधा कृष्णन ने इतने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उनका जो मानसिक उपकरण था, जो उनका सोच था, जो नीति थी, वो बहुत ही अच्छी थी। उनके पास बहुत ही अच्छा अनुभव था कि उसने क्या किया कि देश को इतने अच्छे से उन्होंने चलाया। तो ये शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डेवलप टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, जो अपने पूरे जीवन में ज्ञान और सत्य की खोज में व्यस्त रहे। ये किनके बारे में कहा गया है, तो राधा कृष्णन के बारे में कहा गया है। जाकिर हुसैन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राधा कृष्णन है ना, वो अपने पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में क्या है, सिर्फ ज्ञान और सत्य की खोज में व्यस्त रहे। मतलब उन्होंने कोई गलत चीज़ें नहीं की। उन्होंने क्या किया कि जो सत्य है उसके बारे में जानना चाहा। जो ज्ञान है, वो देखो ज्ञान का है कोई सीमा नहीं होता। आप जितना ज़्यादा ज्ञान कहीं से भी ले सको, ये आपके लिए कम ही पड़ता है। लेकिन जो राधा कृष्णन है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया कि इसको लेने ही में अपना मतलब लाइफ का एक ही मकसद रखा कि जैसे भी हो वो हमेशा सच के साथ ही रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अर्जित करेंगे या फिर एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, वही पैराग्राफ सेकंड का ही है कि he has done more than probably other men to bring out the explain Indian philosophical thought। उन्होंने क्या है, भारतीय दार्शनिक विचारों को स्पष्ट करने
और समझाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक काम किया है। आप देखो भारत जो हमारा, मैंने आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बहुत अच्छे से यही चीज़ों को डिफाइन किया कि भारत की जो नीति है ना, भारत के लोगों का जो विचार है वो बाकी देशों से बहुत अलग है। हम क्या है, अभी भी अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से उतने ही जुड़े हुए हैं जितना हमारे पूर्वज जुड़े हुए थे, पहले जुड़े हुए थे लोग। तो यहाँ का जो दार्शनिक विचार है ये क्या है कि पूरे विश्व में माननीय है। आप देखोगे यहाँ के जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे वहाँ पे विदेश से, तिब्बत, चाइना, बहुत जगह से आते थे स्टूडेंट्स और पढ़ते थे यहाँ पे। तो ये क्या है कि हमारा जो विचार है वो बहुत ही बेहतर है। और जो राधा कृष्णन है ना, वो इन विचारों को समझाने के लिए जो भी व्यक्ति है मतलब बहुत अच्छा काम किया वो यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन ये स्पीच है तो थोड़ा अलग ढंग से कह रहे हैं। तो वही बात है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या है, भारत की नीति, भारत की सोच विचार सभी को ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम उठाया है। एंड ड्यू वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, और हमारे आध्यात्मिक मूल्यों को एकता के साथ बांधते बांधते ही मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब उन्होंने क्या किया है, पूरे देश को इतने अच्छे से एकता में बांधा है ना। आध्यात्मिक मूल्य मतलब हम देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक गुणों को निखारने की कोशिश करते हैं। भारत के लोग क्या है कि वो मशीनीकरण या भौतिकवाद पे अपना ध्यान नहीं रखते हैं। वो जो आध्यात्मिक वैल्यू है, जो मानवता है, आप देखो इंसान इंसान क्यों है, क्योंकि उसके अंदर मानवता है। अगर वो मानवता उसके अंदर नहीं रहे तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो भारत के जो लोग हैं ना, आप देखो कि क्या होता है कि एक रोटी आप फेंक दो तो बहुत सारे जानवर उस पर टूट पड़ेंगे। लेकिन इंसान में ये भाव होता है कि अगर एक के पास एक रोटी रहेगा और दूसरा भी उसके सामने भूखा है तो वो पूरा खुद नहीं खाएगा, उसको भी आधा दे देगा। तो ये मानवता होती है। और भारत में क्या है, अभी भी ये मानवता बहुत हद तक बची हुई है। और वही ये यहाँ पे कह रहे कि राधा कृष्ण ने क्या किया है कि ये जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं उसको एकता में बांधते बांधते ही ये मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब उन्होंने जीवन में ही अपने सारे यही सब काम किया और वो मृत्यु तक यही काम करते रहे कि उन्होंने कभी क्या है, गलत का साथ नहीं दिया या गलत रास्ते पर नहीं गए। वही यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर आप देखो, he has never lost his faith in the essential humanity of man, उन्होंने मनुष्य की आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया। आप देखो जो मनुष्य है उनकी आवश्यक जो मानवता है, मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य में अगर मानवता नहीं रहे तो फिर मनुष्य होने का उसको कोई भी लाभ ही नहीं रहेगा, फिर उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इंसान में क्या होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, दूसरों के प्रति प्यार होना चाहिए, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं मानव में। और ये जो इनका विश्वास था ना मानवता के प्रति, ये इन्होंने कभी नहीं खोया। एंड हिमसेल्फ हैज़ नेवर केज टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मेन ऑफ लिव इन डिग्निटी एंड वाइज जस्टिस, मतलब क्या है कि और खुद कभी भी गरिमा और न्याय के साथ जीने में सभी पुरुषों के अधिकार का साथ नहीं छोड़ा। मतलब वो अपनी सारी जिंदगी सच का साथ दिए और गरिमा के साथ जिए, हमेशा न्याय संगत बात ही कहे। मतलब क्या है, न्याय कहाँ पे होता है, जहाँ पे सच्चाई होती है। तो उन्होंने क्या किया, हमेशा सच का साथ दिया। तो इसलिए वो क्या है, हमेशा न्याय के साथ जिए, गरिमा के साथ जिए। और सिर्फ खुद ही वो जीवन नहीं जिए बल्कि जो अन्य पुरुष हैं सभी पुरुष के अधिकार का साथ कभी नहीं छोड़ा। मतलब उन्हें ये था ध्यान कि जिस तरह मैं क्या हूँ, गरिमा से जी रहा हूँ, जिस तरह न्याय के लिए जी रहा हूँ, बाकी जो पुरुष है वो भी इस चीज़ों को समझे और क्या है कि इन चीज़ों को फॉलो करे। तो इनका प्रयास इन्होंने हमेशा जारी रखा। फिर यहाँ आगे है पैराग्राफ 3 में, आई एम अश्योर यू डैट, मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूँ कि, ये अब कौन कह रहे हैं, तो जाकिर हुसैन अपने बारे में कह रहे हैं कि आई एम ओनली अश्योर यू डैट, मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूँ कि आई इंटर दिस ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मतलब क्या है कि मैं प्रार्थना की विनम्रता और कुल समर्पण की भावना से कार्यालय में प्रवेश करता हूँ या फिर करूँगा। मतलब इनका जो कार्यालय है, जो राष्ट्रपति पद पे ये जा रहे हैं, तो इन्होंने अपना एक सिद्धांत रखा कि मैं जब भी उस ऑफिस में कदम रखूँगा, हमेशा जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर कितनी विनम्रता होती है। आप देखो कोई प्रार्थना गुस्से में करता है या फिर अधिकार दिखा के कोई प्रार्थना नहीं किया जाता है।
प्रार्थना, अगर आप किसी को क्या कह रहे हो, अपनी बात कहना चाहते हो, तो आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। तो वही विनम्रता जो है और कुल समर्पण मतलब टोटल डेडिकेशन के साथ ही मैं इस ऑफिस में कदम रखूंगा और हमेशा जिस तरह राधा कृष्णन ने काम किया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी क्या करूं, उनकी तरह काम कर पाऊं। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India. It is the constitution of comparatively new state. मतलब क्या है कि मैंने सिर्फ भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है। मतलब क्या है कि मेरी लाइफ का सिर्फ एक उद्देश्य रहेगा, वो क्या, कि मैं जो भारत का संविधान है उसके प्रति वफादारी से काम कर पाऊँ। मैंने इसकी शपथ ली और मेरे जीवन का क्या है, मात्र एक ही उद्देश्य है। यह तुलनात्मक रूप से नए राज्य का संविधान है। आप देखो इन्होंने क्या कहा है कि ये तुलनात्मक रूप से नए राज्य का संविधान है। मतलब हमने क्या किया कि आपको पता होगा कि जो 200 साल था बीच का, उसमें अंग्रेजों ने भारत पर क्या किया, शासन चलाया। तो वही ये कहते हैं कि ये क्या है ना कि वही चीज़ है। आप देखो कि 200 साल पहले भी हमारी जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, जो विचार थे, 200 साल के बाद भी क्या है, हमारे पास वही था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये क्या है, नए राज्य का संविधान है। लेकिन ये तो आज़ादी के बाद ये संविधान बनाया गया, तो ये क्या है, नए राज्य का संविधान है। Which its free citizen have for the first time in the history given to themselves, जो क्या है कि उनके स्वतंत्र जनता को इतिहास में पहली बार दिया गया है। मतलब आप देखो कि आज़ादी से पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, उनसे पहले हमारा देश काम करता था, शासन था यहाँ पे, लेकिन हमारे पास हमारा संविधान नहीं था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या है, यहाँ की जनता को, स्वतंत्र जनता को पहली बार क्या है कि संविधान दिया गया था। तो वही ये कहते हैं कि इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, ये क्या है, प्राचीन लोगों की आधुनिक राज है। आप देखो संविधान में जो भी बातें रखी गई है, जो भी चीज़ें रखी गई है, वो क्या है कि हमारे पास्ट जो था, है ना, हमारे पास्ट को देखते हुए वो सारी बातें संविधान में रखी गई है और उन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखा गया है, उन्हीं विचारों को ध्यान में रखा गया है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये प्राचीन लोगों का आधुनिक राज है। मतलब जो शासन का तरीका है, जो लोग हैं, सब वही तरीका है, बस जो शासन हो रहा है वो किन पे होगा, तो आधुनिक लोगों पे होगा, आधुनिक राज है, वो ये कह रहे थे। आप देखो, who thought along millennia and through to who cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute value in their own peculiar way। ठीक है, तो ये क्या है कि जो अलग अलग जाति के सहयोग से कई सदियों से होते हुए अपने अपने अनोखे अंदाज में अनंत कड़ी मेहनत से तथा पूर्ण मूल्य के साकार करने का प्रयास किया है। आप देखो भारत क्या है, विविधताओं का देश है, इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ है हमारे देश में, अलग अलग जाति, धर्म, ठीक है, बोली, भाषा, रहन सहन, पहनावा, खान पान, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आपको भारत में देखने को मिलेगी। तो क्या है कि इतनी ज़्यादा जातियाँ हैं, इन सभी से चलते हुए कई सदियों से होते हुए ये क्या है, अपने अनोखे अंदाज में अनंत कड़ी मेहनत से तथा पूर्ण मूल्य के साकार करने का प्रयास किया है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, आप उसमें देखो कि बिल्कुल प्रारंभ से वही चीज़ों को रखा गया है जो क्या है कि भारत की विशेषता थी, भारत में मौजूद थी। और उतने वर्षों के बाद ही आप देखो हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे, जो नेता थे, वो कितने ज़्यादा दूरदर्शी थे। उन्होंने क्या किया कि ऐसे ऐसे कानूनों को, ऐसे ऐसे चीज़ों को संविधान में रखा है। मतलब वैसी समस्या उस वक्त थी भी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी दूरदर्शिता से, है ना, पहले ही इन जो परेशानी थी, जो आने वाली थी, इनको फील हुआ और उन्होंने इसके इलाज के लिए या इसके समाधान के लिए पहले से ही कानून बना दिया। तो वही बात है कि ये बहुत ही अनोखे अंदाज में क्या है, आज हमारे पास पहुंची है। इतनी वैरायटीज़ इतने सालों के बाद ये फिर भी क्या है, अपने उसी रूप में यहाँ पहुंची है। तो ये क्या है, बहुत बड़ी बात है। आई प्लेट माई सेल्फ टू सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, मैं अपने आप को उन मूल्यों की सेवा के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ। मतलब क्या है कि वो प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि जो भी वो मूल्य है, जो भारत के क्या है, धरोहर है, मैं उनकी सेवा करूँगा और मैं इसकी प्रतिज्ञा लेता हूँ। For though some concrete realization of a value may become inquired with the change of circumstance,
हालांकि मूल्यों के कुछ ठोस एहसास परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ अपर्याप्त हो जाएं। ठीक है, आप आगे भी पढ़ लो तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि द वैल्यू रिमेन्स एक्सट्रीमली वैलिड एंड टिस द नेवर ऑफ फ्रेशर रियलाइजेशन। मतलब क्या है कि मूल्य हमेशा के लिए वैध रहता है और नए ताजे प्राप्ति के लिए दबाव बनाता है। देखो, अब स्टार्टिंग सब समझते हैं कि हालांकि जो मूल्य है हमारे, है ना, जो विचार है वो कुछ ठोस एहसास परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ अपर्याप्त हो गए हैं। ठीक है, मतलब चांस हो सकता है कि ये इतने सालों से ये मूल्य चले आ रहे हैं, हमारी जो नीति है, जो विचार है, वो इतने समय से चले आ रहे हैं, तो इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अपर्याप्त हो जाए, है ना। लेकिन क्या है कि मूल्य हमेशा के लिए वैध रहता है, लेकिन फिर भी वो जो मूल्य है हमारी, वो जो नीति है, वो क्या है, हमेशा के लिए वैध है, यानी माननीय है और नए ताजे प्राप्ति के लिए दबाव बनाता है। और भले ही हम क्या करें, नई नई चीज़ों को अपनाते जाएं, फिर से वही बात है कि हम नई चीज़ों को तो अपनाएंगे, लेकिन क्या है, नए ताजी चीज़ों को प्राप्त तो करेंगे, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उन मूल्यों को हम नहीं खोएंगे। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। अतीत क्या है, ना ही मरता है और ना ही गतिहीन होता है, यह जीवित और गतिशील है। आप देखो, जो अतीत है, अतीत ऐसा थोड़ी कि मर गया। आप देखो, जो राम थे, राम युग था, जो सतयुग था, जो द्वापर युग था, आज भी आपको उन सारी चीज़ों को देखने को आपको मिलेगी। वो इंसानियत, वो जो पेरेंट्स का जो आदर होता था। आप देखो कि दशरथ जी के एक बात कहने पे राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। तो आज भी भारत के बच्चों में अपने माता पिता के प्रति वो सम्मान, वो आदर आपको नजर आएगा। जो श्रवण कुमार की तरह बेटे थे, वो अभी भी क्या है, भारत में जन्म लेते हैं। तो अतीत क्या है, कभी नहीं मरता है और ये ना ही गतिहीन होता है, ना ही उस समय की जो भी चीज़ें आप देखो, उस वक्त भी, जब तो उस वक्त राम युग था, फिर भी क्या है, उस वक्त भी बुराइयां थी, तो उस पर अच्छाइयाँ ने क्या किया, जीत हासिल करी। फिर आप कृष्ण युग में आओ, उस वक्त भी यही हुआ था। फिर आप देखो कि उसके बाद आओ आप, लेकिन जो भारत की गरिमा है, ये सब क्या है, कभी भी नहीं खत्म हुई। ये सब जो चीज़ें हैं, ये विचार है, अभी भी क्या है हमारे अंदर, भारत के अंदर लोगों के मन में अभी भी ये बात बैठी हुई है। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि अतीत क्या है, ना ही कभी मरता है और ना ही गतिहीन होता है, यह जीवित और गतिशील रहता है। आप महात्मा गांधी की बातों को ही देख लो, कितना टाइम हो गया महात्मा गांधी का इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आप देखो कि वो क्या है, उनका सिर्फ बॉडी गया है, उनके जो विचार थे, जो सोच थे, अभी भी भारत के लोगों में आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये बात कही गई है। एंड इट इन्वॉल्व टू डिटरमिनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ आवर फ्यूचर। मतलब क्या है कि और हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में शामिल है। आप देखो, जो इतिहास होता है ना, बिल्कुल वही बात है कि अगर आप अपना भविष्य अच्छा चाहते हो ना, तो आपको इतिहास को समझना होगा। फिर आप भविष्य क्या करो, वर्तमान में उसी चीज़ों पर काम करो, तब आपका भविष्य क्या होगा, बेहतर होगा। तो वही है कि जो हमारा वर्तमान है ना, उसकी गुणवत्ता और हमारे भविष्य की जो संभावना है, वो किस पर डिपेंड करेगी, तो हमारे पास्ट पर। कहा गया है कि अर्थ इज राउंड, जो होता है क्या होता है, रिपीट होता है। मतलब कोई भी चीज़ रुकी नहीं हुई है धरती पर, और हर चीज़ वापस से होती है। मतलब अर्थ इज राउंड मतलब क्या है कि कहीं पे कोई बात रुकती नहीं है। तो वही है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि पास्ट है ना, इतिहास बार बार दोहराया जाता है। तो हमें क्या है कि वर्तमान की जो गुणवत्ता होती है, जो हमारा वर्तमान है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है, और हमारा जो भविष्य की संभावना है कि मे भी क्या हो सकता है, फ्यूचर में ये काम हो सकता है, तो ये सभी हमारे अतीत पर ही डिपेंड करता है। फिर पैराग्राफ 4 में आप देखो, द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ टू नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। मतलब क्या है कि इसके निरंतर नवीकरण की प्रक्रिया वास्तव में विकास और राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र की प्रक्रिया है। आप देखो, ये जो बार बार क्या होता है, ये घूमते रहता है ना। तो ये क्या हो रहा है, बार बार उसी चीज़ों को फिर से दोहराया जा रहा है, बार बार उसका नवीनीकरण हो रहा है। तो ये जो लगातार नवीकरण हो रहा है ना, इसकी प्रक्रिया वास्तव में जो देश का विकास है, देश की संस्कृति का विकास है और राष्ट्रीय चरित्र की प्रक्रिया है। आप देखो कि जो पहले के लोग होते थे, जिनको देश प्रेम इतना ज़्यादा था जिनके अंदर, आज भी आप
आपको क्या है वैसे लोग नजर आएंगे। आप देख लो जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनमें क्या है देश प्रेम कितना ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा देश के प्रति अपना सारा मतलब 100% वो अपने देश के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये उनका जो डेडिकेशन है ये आप देखो पहले भी देखने को मिलता है और इन फ्यूचर भी देखने को मिलेगा। तो वही बात है कि ये जो लगातार जो नवीकरण होता है ना, ये क्या करता है राष्ट्रीय चरित्र को बढ़ाता है और उसको कायम रखता है। जो राष्ट्र का विकास है, हमारी जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो सबको जिंदा रखने के लिए ही ये सब काम वापस से होते रहता है, इतिहास दोहराते रहता है। ठीक है, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट, है ना। यह शिक्षा का व्यवसाय है जैसा कि मैं इसे देखता हूँ। ये अपना नजरिया बता रहे हैं कि ये जो सारा नवीकरणीय है ये शिक्षा का व्यवसाय है। आप देखो कि हम क्या करते हैं, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं इतिहास के प्रति सम्मान होता है और हम इतिहास को समझते हैं। तो अब आप देखो कि आप वही चीज़ों को पढ़ रहे हो, वही चीज़ों को दिन रात देख रहे हो, तो आपके मन में भी क्या होगी, वैसी फीलिंग जाग जाएगी। और ये सारा क्या है, शिक्षा ही इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम पढ़ने के साथ ही, आप पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा पास्ट क्या था। तो जब आप उसे जानने लगोगे तो आपका जो भविष्य है वो क्या होगा कि आप उसको उसी नज़रिए से देख पाओगे जैसे जो इतिहास में लोग देखा करते थे। इसलिए ये क्या है कि शिक्षा का व्यवसाय है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है कि to minister this constant renewal, and I may be forgive the presumption that my choice to this high office has mainly, it's not earlier been made an account of my long association with the education of my people। मतलब क्या है कि मंत्री इस निरंतर नवीकरण के लिए, और मुझे यह अनुमान माफ हो सकता है कि एक उच्च पद के लिए मेरी पसंद मुख्य रूप से है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि ये भले ही सही बात है, स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया कि मैं क्या उस पद से थोड़ा डरा हुआ हूँ क्योंकि इतना बड़ा पद लोग क्या कह रहे हैं मुझे दे रहे हैं, तो थोड़ा सा तो मैं घबराया हूँ। लेकिन वही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरा ये जो मानना है, ये पहले ही माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरा जो विचार है मैं उसको कहने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको गलत लगे तो आप क्या करना, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। फिर वो कहते हैं कि मेरी पसंद मुख्य रूप से उच्च पद के लिए है। मतलब वो पहले से ही चाहते थे कि वो क्या करे, राष्ट्रपति बने देश के, और यदि पूरी तरह से नहीं तो मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव का लेखा जोखा बनाया गया है। और उनका आप देखो कि वो क्या थे, एक जो मीडिया इस्लामिया जो है ये क्या है भारत का बहुत ही अच्छा एक विश्वविद्यालय है। वो इसके क्या थे कि सह संस्थापक थे। तो इससे पता चलता है कि इनका क्या है कि देश की शिक्षा के प्रति कितना ज़्यादा ध्यान था और कितना ज़्यादा इनको जुड़ाव था। इसका लेखा जोखा क्या है बनाया गया है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्या है कि मेरा और शिक्षा का जो जुड़ाव है ये यहाँ के लोगों को, मेरे लोगों को पता होगा, इसलिए इन्होंने ये बात कही। आप देखो, आई मेनली डैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनकैपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। मतलब क्या है कि मैं मानता हूँ कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है और शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। आप देखो, जहाँ के लोग शिक्षित होंगे वो क्या है कि देश को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, वो चीज़ों को समझ पाएंगे। आप देखो जो अशिक्षित लोग होते हैं ना, उनका माइंड उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, वो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, वो सिर्फ चीज़ों को अपने अनुसार देखेंगे क्योंकि वो क्या है उनके पास ज्ञानता की कमी होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा क्या है, अगर हम राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, राष्ट्र की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता को भी आवश्यक रूप से बढ़ाना होगा, क्योंकि शिक्षा से ही क्या होता है, हमारा जो देश का भविष्य है वो शिक्षा पर ही निर्भर करेगा। तो इसलिए इन्होंने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और ये क्या है, एक बौद्धिक इंसान थे, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन चीज़ों को समझा कि वास्तव में इंसान को क्या होना चाहिए, उनके पास कैसी कैसी चीज़ों को अपनाना चाहिए उन्हें, और उनका जो शिक्षा होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, किस ढंग से उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने ये सारी बातें कही हैं। अब देखो पैराग्राफ 5 हम पढ़ते हैं कि आई देयरफॉर pledge myself to the loyalty of our past culture from anysoever it may have come and by whomsoever it may have been constituted,
कंट्रीब्यूटेड, मतलब क्या है कि इसलिए हम अपने अतीत की संस्कृति की निष्ठा के प्रति निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं। मतलब जो हमारा अतीत है, जो हमारी संस्कृति है, उसके प्रति हमको क्या करना चाहिए कि निष्ठा रखनी चाहिए। हमें अपनी सभ्यता को खोना नहीं चाहिए। हम भले ही क्या हो, मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन क्या है कि हमारी सभ्यता वैसे ही होनी चाहिए। जैसे आप देखो कि आप आज बच्चे हो, कल को आप कितना भी अमीर हो जाओ, कितना भी पढ़े लिखे हो जाओ, लेकिन जो आपके पेरेंट्स होंगे वो आज इतने आपके लिए ज़रूरी हैं। आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, वो तभी भी आपके लिए उतने ही ज़रूरी होंगे। तो उसी तरह हमारी सभ्यता होती है, हमारी देश की संस्कृति क्या होती है। मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि हमें अपनी देश की संस्कृति से उसी तरह चिपक के रहना चाहिए जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद से चिपक के रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें क्या करनी चाहिए, अपने देश की संस्कृति के प्रति निष्ठा से प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। जो भी आया हो और जिसके द्वारा भी योगदान दिया गया हो, और जो भी क्या है जिन्होंने अपनी संस्कृति पर योगदान दिया है हमारे देश के लिए, और जो भी आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, उन सभी का सम्मान करना चाहिए। आई प्लेड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटली टू माई कंट्रीज कल्चर। मैं अपने देश की संस्कृति की पूरी तरह से सेवा करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और उन्होंने क्या किया, ये प्रतिज्ञा ली कि वो क्या करेंगे कि हमारे जो देश की संस्कृति है पूरी तरह से उसकी सेवा करेंगे, मतलब अपना टोटली डेडिकेशन देंगे, वो ये कह रहे थे यहाँ पे। फिर आप देखो, I pledge my loyalty of my country irrespective of religions or language. I pledge myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinction of caste, color और creed। मतलब क्या है कि मैं अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा, धर्म और भाषा की परवाह किए बिना प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं खुद को अपनी ताकत और प्रगति के लिए और जाति, रंग और पंथ के भेद के बिना अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मतलब क्या है कि वो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि वो क्या करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, ना वो जाति, रंग, पंथ, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, मतलब कोई भी लोग हो, वो क्या करेंगे, अपनी निष्ठा से और सभी के कल्याण के लिए ही काम करेंगे। मतलब क्या है कि उनका ये उद्देश्य होगा कि वो भेदभाव नहीं करे और पूरा जो देश का जनता है उनको अपनी संतान की तरह देखेंगे और सबके लिए काम करेंगे। तो वो ये कहना चाह रहे हैं। आप देखो, द whole of भारत इज माई होम, इट्स पीपल आर माई फैमिली। मतलब क्या है, संपूर्ण भारत मेरा घर है और लोग मेरे परिवार है। वो कह रहे हैं क्या कि ये जो सारा भारत है ना, पूरा इंडिया क्या है, मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव chosen to make me the head of this family for a certain time। लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाने के लिए चुना है। मतलब क्या है कि वो पूरे देशवासियों को एक फैमिली की तरह देखते हैं और हम लोगों ने क्या किया, उन्हें राष्ट्रपति के पद के लिए चुना। तो इसी पर वो कह रहे हैं कि क्या है कि मैं यह निश्चित करता हूँ कि इस परिवार का जो मुझे मुखिया बनाया गया है कुछ समय के लिए, इट शैल बी माई अर्नेस्ट endeavor of seek to make this home strong and beautiful। I worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and purpose of graceful life। मतलब क्या है कि यह घर को मजबूत और सुंदर बनाने की तलाश में मेरा सबसे अच्छा अंत होगा। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं क्या करूं, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं और ये जो मेरा घर है, मतलब वो भारत की बात कर रहे हैं कि उसे मैं मजबूत बनाऊं और बहुत ही सुंदर बनाऊं। एक उचित और समृद्ध जीवन के निर्माण के आकर्षण कार्य के लगे एक महान लोगों के लिए एक योग्य घर, और मैं इस घर को ऐसा बनाऊं कि जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनकी जो जीवन है उनको मैं समृद्ध बनाऊंगा और उचित जीवन बनाऊंगा। और जो भी आकर्षक कार्य हैं, हमारे देश के जो महान लोग जो कार्य कर रहे हैं, मैं उसको, इस देश को क्या हो कि उसके योग्य बनाऊंगा, उनके लायक बनाऊंगा। तो इसलिए ये बात वो कह रहे थे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते, बाकी जो पैराग्राफ बच गया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। फिर जो क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव ये सारा मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा दूंगी, एक एक दिन करके। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ना है और अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।